हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं नोटा के बारे में। इससे पहले हमने चुनाव के लिए जो मशीन यूज़ होती है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके बारे में हमने आपको डिटेल्स बताया था। आज हम बात करेंगे नोटा क्या होता है उसके बारे में। तो नोटा जो है इसका फुल फॉर्म होता है नानाबदे अब ईवीएम के लास्ट में एक बटन होती है गुलाबी कलर की, जिसे नोटा बटन कहा जाता है। तो जो इस बटन में एक क्रॉस का चिन्ह दिखाया जाता है, ऐसे क्रॉस का एक चिन्ह होता है, उसे दिखाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग क्या है। तो मान लीजिए कि मेरे यहाँ से या आपके यहाँ से जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए हैं और उन्हें हमें वोट नहीं करना है, हमें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है, तो हम अपनी मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हुए उसे नोटा में हम लोग प्रेस कर सकते हैं। नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। जो नोटा बटन होती है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। परंतु इसका 2009 से प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि अगर बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें कोई प्रत्याशी पसंद ही नहीं होता, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग ने 2009 से नोटा को अपनाया है। क्योंकि दुनिया के 13 देशों में यह पहले था, अब भारत 14वां देश बन गया है नोटा का प्रयोग करने वाला। तो इसके लाभ भी मैं आपको बता दूं, नोटा के लाभ क्या होते हैं। तो लाभ मैं आपको बता दूं कि 5 लोगों ने चुनाव लड़ा, कि उदाहरण दे रही हूँ कि 5 लोगों ने अगर चुनाव लड़ा किसी भी स्थान से, और यहाँ के वोटर्स द्वारा ज़्यादा वोट नोटा को दिए गए, मतलब वो 5 लोगों को वोट नहीं दिए गए जितने वोट नोटा में गए, नोटा में सबसे अधिक वोट गए, तो उस स्थान का चुनाव या तो रद्द हो जाएगा और जो प्रत्याशी है उन्हें फिर से चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। तो दूसरे नए कैंडिडेट्स उसमें ऐड करेंगे या उन्हें जगह दी जाएगी। तो इसे नाम दिया गया है राइट टू रिजेक्ट। जो मतलब कैंडिडेट्स हैं उन्हें अलग करके और नए कैंडिडेट्स लाएं, तो उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, राइट टू रिजेक्ट। बट भारत में यह लागू नहीं है। भारत में नोटा के आधे रूल्स को ही लागू किया गया है। तो नोटा का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? छत्तीसगढ़ के स्थानीय चुनाव में हुआ था, और राज्यसभा में 2014 में इसका प्रयोग हुआ था। तो वही मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स इसमें बता देती हूँ। प्रथम प्रयोग कब हुआ था? स्थानीय चुनाव छत्तीसगढ़ में 2009 में इसका नोटा का प्रथम प्रयोग हुआ था, और 27 नवंबर 2013 को पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे बाध्यकारी बताया गया था। फिर 2013 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान इन 4 राज्यों में इसका प्रयोग किया गया, और विश्व का यह 14वां देश बन गया अपना भारत। फिर राज्यसभा में 2014 में इसका प्रयोग किया गया, और गुलाबी रंग का जो बटन ईवीएम मशीन में होता है। तो ये है नोटा के बारे में जानकारी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आचार संहिता के बारे में, कि चुनाव के पहले आचार संहिता जो लगाई जाती है, तो उसके बारे में हम डिटेल्स देख लेते हैं कि आचार संहिता क्या होती है। तो आचार संहिता में सबसे पहले जब भी कोई इलेक्शन आते हैं, आचार संहिता का नाम सामने आ ही जाता है। तो जैसे ग्रहण काल के पहले सूतक आ जाता है, उसी प्रकार आचार संहिता भी है। तो आचार संहिता को राजनीतिक पार्टी ने अपनाया है ताकि चुनाव की प्रक्रिया बेहतर की जा सके। किसने अपनाया है इसे? राजनीतिक पार्टियों ने अपनाया है चुनाव की प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए। ये याद रहे कि इसके लिए ना ही संसद और ना ही विधायिका दोनों के द्वारा कोई कानून बनाए जाते। ना ही संसद इसमें कानून बनाती है और ना ही विधायिका इसमें कानून बनाती है ना। इसका कौन बनाता है? दोनों के द्वारा कोई कानून नहीं बनाए जाते। आचार संहिता को सभी पार्टियों के द्वारा
जो पार्टियां होती हैं, जो मैंने आपको पार्टियां बताई थी कि अभी हमारे यहाँ पे 6 पार्टियां हैं, तो ये जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं इनकी आपसी सलाह से बनाया गया है और इनका सही यही उद्देश्य था कि हम भारत की डेमोक्रेसी को और बेहतर ढंग से चलाने के लिए आपस में कुछ नियम बनाएंगे जिन्हें मोरल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। तो ये आचार संहिता, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे लागू करता है। कौन लागू करता है? भारत निर्वाचन आयोग इसे लागू करता है ना। अब जैसे क्या होता है कि उदाहरण देख लीजिए कि पार्टियों में लोगों को लालच दिया जाता है। अलग अलग पार्टियां अपने चुनाव जीतने के लिए लालच देती हैं, या कितना खर्चा हुआ तो इसके बारे में ये मशीनरी का गलत प्रयोग ना हो इसके लिए, तो ये आचार संहिता का प्रयोग किया जाता है। अब आचार संहिता की जिम्मेदारी यह होती है कि भारत में लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, तथा भारत में जितने चुनाव होते हैं उसके विशेष लोकसभा चुनाव, इसमें आचार संहिता को बनाने और इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। कहाँ पर? लोकसभा के चुनाव में किसकी जिम्मेदारी होती है? भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। इसका प्रयोग पहली बार केरल के विधानसभा चुनाव में हुआ था और 1960 में इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद 1962 से लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग हुआ। किसका? आचार संहिता का, है ना। तो ये था आचार संहिता के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। तो ये आचार संहिता चुनाव की तारीख से समाप्ति तक रहती है और प्रथम इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? केरल में 1960 में हुआ था और 1962 से लोकसभा हेतु इसका प्रयोग हुआ था। निष्पक्ष चुनाव हेतु आपसी समन्वय से निर्मित नियम इसमें बनाए जाते हैं। निष्पक्ष चुनाव हेतु, है ना, कोई एक पक्ष के लिए नहीं, सभी पक्षों के लिए, और निष्पक्ष चुनाव हेतु इसका प्रयोग होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा वीवीपैट के बारे में, फिर नोटा के बारे में। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ईवीएम के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो ईवीएम का प्रथम प्रयोग केरल में ही हुआ था और 1982 में इसका प्रयोग हुआ था। फिर वीवीपैट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? नागालैंड में हुआ था, है ना। नागालैंड में इसका प्रयोग हुआ था और नागालैंड के नॉक्सेन में। कहाँ? नागालैंड के नॉक्सेन में इसका प्रयोग हुआ था। और कब हुआ था? 2013 में। और नोटा का प्रयोग कहाँ हुआ था पहली बार? नोटा का प्रयोग छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में हुआ था और ये कब हुआ था? 2009 में इसका प्रयोग हुआ था। और इसके बाद मध्य प्रदेश, मिजोरम, इन जगह पे 2013 में इसका प्रयोग हुआ था। अब आचार संहिता का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? आचार संहिता का प्रथम बार प्रयोग हुआ था 1960 में केरल में, है ना। तो ये हमने अभी तक इतना पढ़े थे, ईवीएम, वीवीपैट, नोटा और आचार संहिता। इन चारों के बारे में मैंने आपको डिटेल्स दे दी। मैंने दो टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब ये नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे परिसीमन आयोग के बारे में। तो चलिए देखते हैं परिसीमन आयोग क्या होता है। तो परिसीमन आयोग के बारे में मैं आपको बताऊं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 के तहत इसका प्रयोग किया। इसे कहा गया है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करेगी। किसके बाद? प्रत्येक जनगणना के बाद। जनगणना जो होती है हर 10 वर्ष में, तो उसके बाद एक परिसीमन आयोग लागू करेगी। और परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो परिसीमन का अर्थ है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों के निर्धारण और सीटों में संख्या को कम या ज़्यादा करना और यह पता करना कि किसी राज्य की सीमा को कम या ज़्यादा करना, यह इसका
कार्य है परिसीमन आयोग का, या इस बात का पता करना कि किसी राज्य की अनुसूचित जाति या जनजाति को आरक्षण देना है या वापस लेना है। ये कार्य भी किसका रहता है? परिसीमन आयोग का। क्या कार्य रहता है? सीमा का निर्धारण करना, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देना या वापस लेना, है ना। ये परिसीमन आयोग के कार्य होते हैं। यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। किसके साथ मिलकर कार्य करता है? तो यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिश से बाध्यकारी होती है। अब परिसीमन आयोग अब तक 4 बार 1952, 1962, 1972 और 2002 में बनाए गए हैं, है ना। 2002 के परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे। और जो इसके बाद जनगणना हुई ही नहीं है। परिसीमन आयोग में सम्मिलित कौन कौन होता है? एक सेवानिवृत्त या एक कार्यरत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त भी इसमें शामिल होते हैं परिसीमन आयोग में। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार हमारी नोट्स में। तो परिसीमन आयोग का अर्थ क्या है? प्रत्येक राज्य एवं संघीय क्षेत्र में लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों की संख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक सीमा का निर्धारण करना। संसद प्रत्येक जनगणना के उपरांत एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है अनुच्छेद 82 के अनुसार। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अधिनियम लागू होने के पश्चात परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति लागू होने के पश्चात परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हूँ। फिर भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग बनाए गए हैं, 1952, 1962, 1972 और 2002 में। अब 2002 के परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन एक्ट 2002 के अंतर्गत हुआ, जिसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे। ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब 1981 और 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन अधिनियम नहीं बनाया गया है, क्योंकि जनगणना ही नहीं हुई है, इसलिए अभी तक कोई परिसीमन आयोग नहीं बनाया गया है। लेकिन अगला परिसीमन आयोग 2026 के बाद गठित किया जाएगा। तो ये था परिसीमन आयोग के बारे में, ये थी परिसीमन आयोग के बारे में कुछ डिटेल्स। तो अब आप देख लीजिए मेरी नोटबुक में। और दोस्तों मेरे चैनल में ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये नोट्स भी मैंने अच्छे से बनाए हैं, आप लोग इससे अपनी नोट्स बना सकते हैं और इस जो आयोग है इसके बारे में समझ सकते हैं। तो ये मेरा लास्ट टॉपिक था। अब ये भारत निर्वाचन आयोग का टॉपिक समाप्त हो चुका है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू।